हेलो फ्रेंड्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नई यूनिट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग की, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे फंडामेंटल यूनिट्स में से एक है। केमिकल बॉन्डिंग सीखने के बाद ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारी अप्रोच बनती है और हम इसमें अलग अलग टाइप की क्वेश्चंस कर पाते हैं। जहां तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सवाल है, नीट का एग्जाम का सवाल है या जेईई मेंस एडवांस का सवाल है, केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस खूब नंबर में स्टूडेंट के सामने आते रहते हैं। तो आइए, without wasting any time, we are going to start a new unit, that is chemical bonding. बच्चों, केमिकल बॉन्ड होता क्या है, पहले हम उसकी बात करते हैं। द फोर्स विच बाइंड्स एटम्स इन मोलिक्यूल्स और इन आयंस इज कॉल्ड एज केमिकल बॉन्ड। ऐसा फोर्स, ऐसा बॉन्ड जो डिफरेंट एटम्स को किसी मोलिक्यूल में या किसी आयन में बाउंड करके रखता है, उनको जाने नहीं देता, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को या उस बॉन्ड को केमिकल बॉन्ड कहा जाता है। जहां तक बॉन्ड की स्ट्रेंथ का सवाल है, भाई कोई बॉन्ड कितना मजबूत है या कमजोर है, इस बेस पर हमने केमिकल बॉन्ड्स को टू पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक को बोला जाता है स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स और दूसरों को बोला जाता है वीक केमिकल बॉन्ड्स। स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स में हमारे पास 4 बॉन्ड्स हैं, जिसमें फर्स्ट बॉन्ड आता है आयनिक बॉन्ड, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहा जाता है। सेकंड आता है कोवलेंट बॉन्ड, थर्ड इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड फाइनली फोर्थ इज मेटेलिक बॉन्ड। इन बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की कैटेगरी में इसलिए रखा गया है कि इनकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है उसकी वैल्यू काफी ज्यादा होती है। अब मान के चलिए 200 किलो जूल से लेकर 350 किलो जूल तक इनकी बॉन्ड एनर्जीज की वैल्यूज होती हैं। जहां तक वीक केमिकल बॉन्ड का सवाल है, इसमें 2 बॉन्ड आते हैं, एक को बोला जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड और एक को बोला जाता है वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये इन दोनों बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो काफी कम होती है, लेकिन ये भी केमिस्ट्री में अपनी अलग इंपॉर्टेंस रखते हैं और काफी मॉलिक्यूल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को या केमिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी केमिकल बॉन्ड की बात होती है तो हमारे दिमाग में 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आने चाहिए। पहली बात तो, व्हाई एटम्स डू कंबाइन। एटम्स को कंबाइन होने की जरूरत क्या है, क्यों कंबाइन होते हैं। आप लोग जानते हैं कि नोबल गैसेस को छोड़कर ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो केमिकल बॉन्ड नहीं बनाता। चाहे वो मेटल हो तो मेटेलिक बॉन्ड में इन्वॉल्व हो जाता है, अगर वो नॉन मेटल होगा तो कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू या कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू या किसी और पर्टिकुलर बॉन्ड के थ्रू वो अपने आप को किसी दूसरे के साथ में कंबाइन करता है। इसका मतलब एक बात तो तय है कि जब भी एटम मॉलिक्यूल में एंटर करता है या जब भी कोई एटम कंबाइन होकर किसी आयनिक यूनिट की फॉर्मेशन करता है, तो ये जो प्रोसेस होती है वो एनर्जी फेवरेबल प्रोसेस होनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अलग अलग एटम्स अलग अलग टाइप की केमिकल बॉन्ड्स में इन्वॉल्व होते हैं। उसी के कारण अलग अलग केमिकल्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज भी होती हैं। जैसे नॉन मेटल है, सपोज नॉन मेटल अपने आप को चाहे तो आयनिक बॉन्ड में इन्वॉल्व कर सकता है, चाहे कोवलेंट बॉन्ड में इन्वॉल्व कर सकता है। मेटल्स जो होते हैं वो जनरली या तो मेटेलिक बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं या आयनिक बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं। यानी कि हर टाइप का एटम अपने नेचर के अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर टाइप का केमिकल बॉन्ड बनाता है और बॉन्ड बनाते ही उसकी स्टेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। तो कोई भी एटम किस तरह से केमिकल बॉन्ड में इन्वॉल्व होगा, उसी बेस पर हमने कई टाइप के बॉन्ड बना रखे हैं, जिसमें सबसे पहला बॉन्ड मैं डिस्कस करने वाला हूं आयनिक बॉन्ड, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं आयनिक बॉन्ड की। आयनिक बॉन्ड को सीखने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक्स आपको इसके आने चाहिए। पहली बात तो, ये बॉन्ड किस किस के बीच में राइज होता है, बॉन्ड बिटवीन आयंस। बॉन्ड बिटवीन आयंस, और इन आयंस में भी एक आयन होगा केटायन जो कि पॉजिटिवली चार्ज होगा और दूसरा आयन होगा एनायन। आप यूं भी कह सकते हैं, केटायन मान लीजिए मैंने लिया M+ और एनायन मैंने लिया सपोज X-। आप यूं भी कह सकते हैं कि M+ और X- के बीच में जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। आयनिक बॉन्ड में टिपिकल बॉन्डिंग की तरह पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं होती, ये एक दूसरे के अंदर इलेक्ट्रॉन को शेयर नहीं करते, डू नॉट शेयर इलेक्ट्रॉन्स। इसकी बजाय आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ट्रांसफर भी कैसा बोल रहा हूं, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
आप कहेंगे कैसे सर? आप लोगों ने सोडियम क्लोराइड बनते हुए देखा हुआ है। तो सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया और बन गया Na प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और बन गया Cl नेगेटिव। तो आप यूं मान सकते हैं कि सोडियम ने और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज किया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो इसको दे दिया तो पहले तो बना होगा Na प्लस और Cl नेगेटिव, और ये अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अंदर बाउंड कर गए। इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। तो आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है। सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली क्लोरीन को दे दिया और क्लोरीन ने वो इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली एक्सेप्ट कर लिया। इसलिए आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड में ये डिफरेंस है कि कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, आयनिक बॉन्ड हमेशा एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में बनता है। यानी कि जिन दो एटम्स के बीच में आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, उनकी नेचर एक दूसरे की अपोजिट होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर सोडियम, एग्जाम्पल के तौर पर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है 3.0, सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी कम है 0.9। तो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है और दूसरे वाले को हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है। तो दो ऑपोजिट नेचर के एलिमेंट्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। चौथी इंपॉर्टेंट बात, आयनिक बॉन्ड में जो यूनिट यानी कि कैटायंस और एनायंस आपस में इन्वॉल्व हैं, वो मिलके कभी भी मोलिकुलर फॉर्मूला नहीं बनाते। आयनिक बॉन्ड में कभी भी फॉर्मूले को हम मोलिकुलर फॉर्मूला नहीं कहते, इसके बजाय हम इसको एम्पेरिकल फॉर्मूला या आयनिक यूनिट कह सकते हैं। इसके बजाय इसको हम एम्पेरिकल फॉर्मूला या आयनिक यूनिट कह सकते हैं। आप कहोगे क्यों कह रहे हैं सर ऐसे? सपोज आपके पास कोवलेंट मॉलिक्यूल में एग्जांपल है ग्लूकोज का, आप कहते हैं C6H12O6 इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। अगर मैं इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालता हूं तो CH2O ग्लूकोज का एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है। जहां तक NaCl क्रिस्टल का सवाल है, NaCl क्रिस्टल को हम डिफाइन नहीं कर सकते कि एक क्रिस्टल में, किसी भी क्रिस्टल में इतने ही सोडियम आएंगे और उतने क्लोरीन आएंगे। जब तक उस पर्टिकुलर क्रिस्टल के अंदर नंबर ऑफ सोडियम और क्लोराइड फिक्स नहीं है तो उस फॉर्मूले को हम मोलिकुलर फॉर्मूला नहीं कहते। अगर मेरे पास में NaCl का कोई भी क्रिस्टल है, मैं इतना जरूर बता सकता हूं कि जितने सोडियम आयन आएंगे उतने क्लोराइड आयन होंगे, या जितने क्लोराइड आयन होंगे उतने ही सोडियम आयन होंगे। तो बेटर है कि हम इसको NaCl को मोलिकुलर फॉर्मूला ना बोलकर इसको हम क्या बोलते हैं? एम्पिरिकल फॉर्मूला बोलते हैं। यानी कि इसका जो कॉम्पोजिशन होगा उसमें ऐसा नहीं है कि NaCl एक NaCl दूसरा NaCl, सारे Na और सारे Cl आपस में एक ही तरह से बाउंडेड है। हर सोडियम आयन के अराउंड 6 क्लोराइड आयंस है और हर क्लोराइड आयंस के अराउंड 6 सोडियम आयंस है, और ये इनफाइनाइट डिस्टेंस तक चलने वाला है मान लीजिए। तो मैं कैसे फिक्स कर दूं कि NaCl के एक फॉर्मूले में या एक यूनिट में एक Na और एक Cl होता है, या 2 Na और 2 Cl होते हैं, या 3 Na और 3 Cl होते हैं। इसलिए आयनिक कंपाउंड्स में जनरली जो फॉर्मूला लिया जाता है वो इनका एम्पिरिकल फॉर्मूला लिया जाता है। और पांचवी इंपॉर्टेंट बात ये है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स के अंदर काउंट होता है क्योंकि इसकी बॉन्ड एनर्जी सभी बॉन्ड्स में सबसे ज्यादा होती है। तो इस तरह से कुछ बेसिक पॉइंट आपको आयनिक बॉन्ड के अंदर सीखने हैं। अगर मैं 6 पॉइंट की बात करूं तो एक चीज मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूं, दैट इज इलेक्ट्रोवैलेंसी। दैट इज इलेक्ट्रोवैलेंसी। अगर मैं 6 पॉइंट आपसे डिस्कस करना चाहूं, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। इसे बोला जाता है इलेक्ट्रोवैलेंसी। अभी इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है आइए देखते हैं। 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट में जो आपसे डिस्कस करने वाला हूं आयनिक बॉन्ड के अंदर, दैट इज इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी का कॉन्सेप्ट सीखने के लिए हमें सीखना पड़ेगा ऑक्टेट रूल। इलेक्ट्रोवैलेंसी के कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए हमें सीखना पड़ेगा ऑक्टेट रूल। ये क्या कहता है? एवरी एटम टेंड टू अचीव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। दिस रूल इज कॉल्ड एज ऑक्टेट रूल। अकॉर्डिंग टू दिस रूल क्या बोलते हैं साइंटिस्ट? वो कहते हैं हर एटम अपने वैलेंस शेल में या अपने लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स करना चाहता है, और इस रूल को बोलते हैं हम ऑक्टेट रूल। तो अगर मैं इस ऑक्टेट रूल को फॉलो करूं सोडियम के लिए,
आप लोग जानते हैं कि सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है ये 281, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 और थर्ड में 1 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं सोडियम की बात करूं, ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है और ये थर्ड शेल है। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अगर इसको अपने लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन की बजाय 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं तो क्या इसको इस इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ेगा? जब भी इलेक्ट्रॉन लूज किया जाता है आप जानते हैं कैटायंस बनता है, जितने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं उतना चार्ज प्लस में आ जाता है ऊपर। तो क्या इसकी अब इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर क्या हो गई? 2 8 हो गई। अब वैलेंस शेल कौन सा है? ये वाला। क्या वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं? यस। तो हम क्या बोलते हैं कि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने आप का खुद का ऑक्टेट पूरा करेगा, और अगर 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके ये ऑक्टेट पूरा करेगा तो सोडियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 होगी। सोडियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 होती है। 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज करके ये क्या करता है? अपने ऑक्टेट को पूरा करता है। अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे? आउटर मोस्ट शेल 8 करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए आपको होगा सर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे। तो हम बोलते हैं कि मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होती है? मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 होती है। मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 होती है। तो किसी भी एटम को ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीटली ट्रांसफर करना पड़ेगा? उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम इलेक्ट्रोवैलेंसी कहते हैं। जैसे फर्स्ट है के जितने भी मेंबर होंगे मेटल्स, उनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 होगी, और सेकंड है के जितने भी मेंबर होंगे उनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होगी? 2 होगी। इसी तरह से क्लोरीन के केस में भी कह सकता हूं। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ये है 287। आप बताइए आउटर मोस्ट शेल 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन लूज करे और या ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। तो क्या काम आपको लगता है ज्यादा कन्वीनियंट है? 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करना। तो ये क्या करती है? 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके बन जाती है Cl नेगेटिव, ताकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बन जाए 288। और जब ये 288 हो जाएगी तो ये ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो मैं बोलूंगा कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है 1, यानी कि इसके ऊपर जो चार्ज आता है 1 इलेक्ट्रॉन लेने के कारण वो कितना आता है? -1। तो कोई भी एटम ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीटली ट्रांसफर करता है वो उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कहलाती है। इलेक्ट्रोवैलेंसी सीखने के बाद हम बात करेंगे आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज की। हम बात करेंगे आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज की, कि आयनिक कंपाउंड में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है जो कि इनको बाकी कंपाउंड से अलग करती है। सबसे पहले मैं बात करूंगा फिजिकल स्टेट की। आयनिक कंपाउंड किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं बच्चों? आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। कोवलेंट कंपाउंड्स की अगर बात करूं तो आगे अगले वीडियो में बताऊंगा, वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं, लेकिन आयनिक कंपाउंड मोस्टली क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। सॉलिड में भी जो इनकी नेचर है वो ब्रिटल नेचर है, यानी कि अगर आप हल्का सा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे इसके ऊपर तो ये टूट जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आयनिक कंपाउंड में इस तरह से मान लीजिए कैटायंस और एनायंस लगे हुए हैं। आयनिक कंपाउंड्स में इस तरह से मान लीजिए कैटायंस और एनायंस लगे हुए हैं। ये एक्चुअली क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही तो है इनके बीच में। तो मैंने आयनिक बॉन्ड को शो करने के लिए इस तरह से ऑल्टरनेट चार्जेस लगा दी। मान लीजिए मैंने इस तरफ से इस मॉलिक्यूल को पुश किया, इस कंपाउंड को पुश किया और ये लेयर आगे सरक गई। पुश करने के बाद में प्लस माइनस मैं इस लेयर, इन दोनों को मैंने धक्का देके आगे कर दिया। तो ये रो तो सही रही, माइनस प्लस। अब जैसे मैंने इसको आगे धकेला, प्लस इधर आ गया तो इसके साथ वाला माइनस इसके सामने आ जाएगा, तो माइनस प्लस हो जाएगा। इस लेयर पे धकेल दिया, दोनों के दोनों निकल गए। तो ये भी आपका क्या हो गया? माइनस प्लस। और आपको पता ही है माइनस के सामने से माइनस आ जाता है और प्लस के सामने से प्लस आ जाता है, तो क्या हो जाएगी? रिपल्शन के कारण मॉलिक्यूल या पूरा कंपाउंड ब्रेक हो जाएगा। इसलिए हम क्या बोलते हैं? आयनिक कंपाउंड ब्रिटल नेचर के होते।
तीसरी इंपॉर्टेंट बात, आयनिक कंपाउंड कंपैरेटिवली हार्ड होते हैं और इनकी जो डेंसिटी होती है वो हाई होती है। इनकी डेंसिटी क्या होती है? हाई होती है। चौथी इंपॉर्टेंट बात, आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी हायर होते हैं, क्योंकि आयंस जो हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाउंडेड है, इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते हैं? हाई होते हैं। पांचवी इंपॉर्टेंट बात, इनके अंदर एक स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है जिसको हम बोलते हैं आइसोमोर्फिज्म, और एक और प्रॉपर्टी है, यही जिक्र कर रहा हूं, उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो आयनिक कंपाउंड में आइसोमॉर्फिज्म भी देखने को मिलती है और पॉलीमॉर्फिज्म भी देखने को मिलती है। आइसोमॉर्फिज्म का मतलब क्या है? सेम स्ट्रक्चर, सेम ज्योमेट्री होती है इनका, यानी कि दिखने में ये एक जैसे होते हैं। जैसे आप लोगों ने बहुत बार सुना हुआ है FeSO4 7 वाटर, MgSO4 ZnSO4 7 वाटर, MgSO4 7 वाटर। अब ये दोनों जो मोलिक्यूल, ये दोनों जो आयनिक यूनिट्स हैं, इनकी स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसी होती है। अगर आप माइक्रोस्कोपिक देखोगे तो जैसा स्ट्रक्चर ZnSO4 7H2SO4 का होता है, वैसा ही MgSO4 7H2SO4 का होता है। इसके अलावा हम एलम्स पढ़ते हैं, इसके अलावा हम एलम्स पढ़ते हैं। ये जो मेटल है इसकी वैलेंसी 1 है और ये जो मेटल है इसकी वैलेंसी 2 है। तो एलम का जो जनरल फॉर्मूला दिया जाता है वो दिया जाता है M2MSO4 twice 6H2, जिसमें M1 है मोनोवेलेंट मेटल, मोनोवेलेंट, जिसमें सोडियम आ सकता है, पोटेशियम आ सकता है, रुबिडियम आ सकता है, वगैरह वगैरह। और जो M2 है वो बाइवेलेंट मेटल है, बाइवेलेंट मेटल है। इसमें Mg+2 आ सकता है, जिंक आ सकता है, कॉपर आ सकता है, निकल आ सकता है, कोबाल्ट आ सकता है, वगैरह वगैरह। तो आप समझ सकते हैं कि जनरल फॉर्मूला इनका सेम है। तो जो फॉर्मूला, जो कंपाउंड MgSO4 ट्वाइस वाला बनेगा, वही कंपाउंड K और Zn वाला भी बन जाएगा। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? आइसोमॉर्फिज्म। इसी तरह से एक और प्रॉपर्टी होती है, इसे बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। एक और प्रॉपर्टी होती है, इसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। इसमें क्या होता है? डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ सेम केमिकल कॉम्पोजिशन, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ सेम केमिकल कॉम्पोजिशन। वैसे तो आपने नॉन मेटल्स में भी पढ़ा हुआ है, नॉन मेटल्स में भी ये प्रॉपर्टी हो सकती है। कार्बन जो है वो ग्रेफाइट की फॉर्म में भी हो सकता है और डायमंड की फॉर्म में भी हो सकता है। तो अगर कोई मॉलिक्यूल या एलिमेंट या कंपाउंड टेम्परेचर और प्रेशर की डिफरेंट कंडीशन में रखने पर अलग अलग ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स दिखाई देते हैं, उसके अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज दिखाई देते हैं उसके, तो पॉलीमॉर्फिज्म सकती है। जैसे कि आप बात करते हैं जिंक सल्फाइड। अब ZnS का केमिकल फॉर्मूला तो ही है ZnS। इसकी दो स्ट्रक्चर हो सकती है, एक को बोलते हैं बच्चों जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर, और दूसरी स्ट्रक्चर होती है उसे बोलते हैं वुडजाइट स्ट्रक्चर। इन दोनों की 3D पैकिंग अलग अलग होती है, लेकिन केमिकल फॉर्मूला सेम होता है। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो आयनिक कंपाउंड्स में आइसोमॉर्फिज्म भी देखने को मिल सकती है और पॉलीमॉर्फिज्म भी देखने को मिल सकती है। ये होगी बात, 5 पॉइंट्स हो गए। अब हम बात करते हैं 6 पॉइंट की, यही बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं 6 पॉइंट की। आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनकी कंडक्टिविटी की बात करते हैं, आयनिक कंपाउंड्स की कंडक्टिविटी की बात करते हैं। बच्चों आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में अगर लिए जाएं, जैसे NaCl का क्रिस्टल लिए जाए, तो याद रखना ये नॉन कंडक्टर होते हैं, क्योंकि आयंस प्रेजेंट तो हैं लेकिन मूवमेंट करने के लिए फ्री नहीं है। जब आयंस पैक्ड हैं और मूवमेंट नहीं कर सकते तो ऐसा कंपाउंड क्या होगा? नॉन कंडक्टर होगा। लेकिन अगर आपने इसको मेल्ट कर दिया, यानी कि आयनिक कंपाउंड किसमें ले लिया? मोल्टन स्टेट में ले लिया। मोल्टन स्टेट में या एक्वस सॉल्यूशन में अगर आपने ले लिया, तो आपको पता है चाहे वो मोल्टन हो जाए, Na और Cl के बीच का बॉन्ड ब्रेक कर दिया, चाहे एक्वस सॉल्यूशन हो जाए, पानी में डिसोल्व कर दिया, आयन सेपरेट हो गए। जैसे ही आयन सेपरेट हो गए
तो उस केस में आयनिक कंपाउंड क्या माना जाता है? बहुत अच्छा कंडक्टर माना जाता है। बहुत अच्छा क्या माना जाता है? कंडक्टर माना जाता है। तो ये प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सॉलिड स्टेट में तो ये नॉन कंडक्टर होते हैं, लेकिन मोल्टन स्टेट में या एक्वस सॉल्यूशन में ये कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। मोल्टन स्टेट की तुलना में एक्वस सॉल्यूशन में जो कंडक्टिविटी होती है वो ज्यादा होती है, क्योंकि एक्वस मीडियम में वाटर मीडियम के थ्रू ये बड़े आराम से एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट कर सकते हैं। तो ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको इसकी याद रखनी है। फिर हम बात करते हैं 7th पॉइंट की, आयनिक रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। आप लोगों ने फास्ट रिएक्शन में एक रिएक्शन पढ़ी हुई है, उसको बोलते हैं हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। जैसे मान लीजिए NaCl प्लस सिल्वर नाइट्रेट गिव्स AgCl प्लस NaNO3। आप क्या इमेजिन कर रहे हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं? रिएक्शन फास्ट है कि स्लो है? बहुत फास्ट रिएक्शन है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आर ऑलवेज वेरी फास्ट रिएक्शंस। तो आयनिक कंपाउंड्स की जो रिएक्शंस होती है उनकी जो स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा होती है, 1 मिनट में प्रेसिपिटेट बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आपको आयनिक कंपाउंड की याद रखनी है। एक और प्रॉपर्टी मुझे याद आ रही है कि आयनिक कंपाउंड्स में आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलती। अगर मैं कुछ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स को छोड़ दूं तो जनरली आयनिक सॉलिड्स के अंदर आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलती, क्योंकि ये नॉन डायरेक्शनल कंपाउंड्स होते हैं। 9th पॉइंट ये भी आप याद सकते हो, आयनिक कंपाउंड को हम किस में कैटेगराइज करते हैं? नॉन डायरेक्शनल कंपाउंड्स में। आयनिक कंपाउंड को हम किस में काउंट करते हैं? नॉन डायरेक्शनल कंपाउंड में काउंट करते हैं। आयन गोले की तरह लेना है आपने, स्फीयर। अब एक स्फीयर दूसरे स्फीयर के साथ में किसी भी एक्सिस से जाके बॉन्ड बना सकता है। दोनों गोले हैं, गोल हैं दोनों, चाहे इधर से मूवमेंट करवा दो बॉन्ड बन जाएगा, एक गोले के सामने इधर से आ जाओ तो भी बॉन्ड बन जाएगा, एक गोले के सामने इधर से आ जाओ तो भी बॉन्ड बन जाएगा। इसलिए आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल माने जाते हैं। कोवलेंट कंपाउंड्स में ऐसा नहीं होता बच्चों। कोवलेंट कंपाउंड्स में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, और शेयरिंग अकॉर्डिंग टू VBT ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से होती है, और ऑर्बिटल्स की शेप अलग अलग होती है। तो अगर आप P के साथ में P की ओवरलैपिंग करना चाहते हो तो आपको उसी एक्सिस से आना पड़ेगा। अगर आप उसके परपेंडिकुलर एक्सिस से आओगे तो PP ओवरलैपिंग नहीं हो सकती। इसलिए कोवलेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर हम लिखेंगे कि डायरेक्शनल नेचर के होते हैं, इसीलिए कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर आपको आइसोमेरिज्म देखने को मिलती है। आयनिक कंपाउंड्स क्योंकि नॉन डायरेक्शनल होते हैं, इसलिए इनके अंदर आइसोमेरिज्म देखने को जनरली नहीं मिलती है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो आयनिक कंपाउंड्स को कोवलेंट कंपाउंड से अलग करती हैं। आइए 2 मिनट रिवाइज करते हैं। फिजिकल स्टेट कैसी है? सॉलिड है। किस तरह के सॉलिड हैं? ब्रिटल नेचर के सॉलिड हैं, क्योंकि अगर आप प्रेशर डालेंगे इस लेयर के ऊपर ये आगे सरक जाएगी, और ये अगर आगे सरक जाएगी तो सेम चार्जेस आने से रिपल्शन के कारण ब्रेक हो जाते हैं। हार्ड होते हैं, डेंसिटी इनकी हाई होती है क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जुड़े हुए हैं। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होते हैं, नेचुरल सी बात है। फिर हम बात करते हैं आइसोमॉर्फिज्म की। आइसोमॉर्फिज्म में और पॉलीमॉर्फिज्म में क्या डिफरेंस है? सेम ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर बट डिफरेंट केमिकल फॉर्मूला। और पॉलीमॉर्फिज्म में हम क्या बात करते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म में बात करते हैं सेम केमिकल कंपोजिशन बट डिफरेंट ज्योमेट्रिकल पैटर्न ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर एंड प्रेशर अप्लाइड ऑन द पर्टिकुलर कंपाउंड। इसको हम बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म। फिर मैंने बात की पॉइंट नंबर 6 की, कंडक्टिविटी। सॉलिड स्टेट में कंडक्टर नहीं होते, मोल्टन स्टेट में या एक्वस मीडियम में कंडक्टर्स होते हैं। फिर हमने बात की आयनिक रिएक्शंस की। आयनिक रिएक्शंस आर कंपैरेटिवली फास्टर रिएक्शंस। फिर हमने बात की आइसोमेरिज्म की। जनरली आयनिक सॉलिड्स आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, क्योंकि इनके जो बॉन्ड्स होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल नेचर के माने जाते हैं। एक आयन दूसरा आयन गोले की तरह ट्रीट किया जाता है, स्फीयर की तरह ट्रीट किया जाता है। एक स्फीयर के पास बॉन्डिंग के लिए दूसरा स्फीयर आप किसी भी एक्सिस से लेके आओगे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। थैंक यू सो मच।